दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई वेब सीरीज काला, जो कि एक सस्पेंस ड्रामा सीरीज है और ये आपको जरूर पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। आप चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में 1988 का सीन दिखाते हैं, जहां एक मिलिट्री ट्रक में बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें हर कोई मारा जाता है और सिर्फ एक मिलिट्री ऑफिसर शुभेंदु मुखर्जी बच जाता है और वह वहां से भाग निकलता है। अगले सीन में पुलिस वाले और मिलिट्री के बड़े बड़े ऑफिसर शुभेंदु मुखर्जी को किसी आतंकवादी संगठन से मिला हुआ है ऐसा बोलते हैं, क्योंकि उसके साथ के सारे ऑफिसर तो शहीद हो गए, पर वह बचकर निकल गया। पर शुभेंदु के सर इस क्लेम को मना करते हैं, पर फिर भी आर्मी के बड़े बड़े ऑफिशियल शुभेंदु मुखर्जी को भगोड़ा मानकर उसको जल्दी से जल्दी पकड़ने का ऑर्डर दे देते हैं। अब इधर शुभेंदु मुखर्जी एक आदमी को पकड़कर टॉर्चर करता है, जिस पर उसको शक था, क्योंकि इंडियन आर्मी की प्रेस रिलीज से पहले ही उसने एक पेपर में छाप कर शुभेंदु को देशद्रोही बना दिया था। शुभेंदु के काफी टॉर्चर करने के बाद वह आदमी 3 ऑफिसर का नाम बताता है, प्रदीप शर्मा, शाश्वत राय और बलवंत वीर राणा, जो कि तीनों पुलिस वाले थे और वह शुभेंदु को आतंकवादी संगठन से मिला होने पर बोल रहे थे। अब शुभेंदु उस रिपोर्टर को बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर उन तीनों को नहीं। उसके बाद हमें 2018 का सीन दिखाते हैं, जहाँ हमें ऋत्विक मुखर्जी, जो कि आईबी ऑफिसर है, उसे दिखाते हैं। ऋत्विक को अब कुछ गुंडों ने पकड़ा हुआ था और उसे बुरी तरह से मार रहे थे। उन गुंडों ने ऋत्विक के साथ ही सोमा को भी मार दिया होता है। जैसे ही वह ऋत्विक को पानी में डुबाकर मारने वाले होते हैं, तभी वहाँ पर ऋत्विक की टीम आ जाती है और सारे गुंडों को गोलियों से मार देती है। अब ऋत्विक की उसके साथ ही मलहम पट्टी करते हुए बताते हैं कि किसी व्यक्ति का उसकी माँ को फोन आया कि उसके बेटे की जान खतरे में है, और उसके बाद ही ऋत्विक की माँ ने बड़े बड़े ऑफिसर्स को कॉल करके फटाफट एक टीम भिजवाई, जिसकी वजह से वह बच पाया। दरअसल ऋत्विक के पापा शुभेंदु मुखर्जी के आर्मी में होने के कारण ऋत्विक की मम्मी की पहुंच काफी ऊपर तक थी। ऋत्विक अब अपने खबरी आदिनाथ बागची से फोन पर बात करता है। तब हमें पता चलता है कि उसने ही ऋत्विक की मां को फोन किया था, जिसके कारण ऋत्विक बच पाया। ऋत्विक अब अपने साथी को बोलता है कि उन्होंने अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साथी सोमा को खोया है और वह उसकी कुर्बानी वेस्ट नहीं होने देगा और वह इलीगल मनी के सारे कंसाइनमेंट को पकड़ कर ही रहेगा। अब हमें आदिनाथ बागची की बेटी अलोका को दिखाते हैं, जिसे उनका फुटबॉल कोच सिलेक्शन करवाने के लिए गलत तरीके से टच कर रहा था, पर अलोका अपने हाथ में चुपके से नकल पहनकर कोच के मुंह पर मारती है और उसका सारा वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। फिर 2-3 बार फिर से वह कोच के मुंह पर नकल पंच मारती है और कहती है कि अपना रेजिग्नेशन देकर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ये हैरेसमेंट का वीडियो वह वायरल कर देगी। उसके बाद अलोका चुपचाप जाकर अपने बेड में सोने जाती है। तब उसके पापा उसे आकर मिलते हैं। इधर ऋत्विक अब अपने सर के पास जाकर आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स को केस के बारे में सारी जानकारी देता है और बोलता है कि नमन आर्य, जो वेस्ट रिसाइकल किंग ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, वह गार्बेज रिसाइकल, एनजीओ और रियल एस्टेट की आड़ में बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, जिसमें से उन्होंने 840 करोड़ रुपए पकड़े हैं और उसे उसके खबरी से पता चला है कि इससे भी काफी बड़ा अमाउंट आने वाला है और वह इन सब पैसों को टेररिस्ट फंडिंग, इलीगल वेपन, ड्रग्स और सारे इलीगल कामों के लिए यूज करता है। हिमांशु सर ऋत्विक को इलीगल कंसाइनमेंट को पकड़ने के लिए कहते हैं। अब उसके बाद ऋत्विक की मम्मी उसको मिलकर उसकी तबीयत के बारे में पूछती है और फिर ऋत्विक अपने साथी सोमा के घर चला जाता है, जहाँ पर मातम का माहौल था। अब जब बाद में ऋत्विक अपने घर पर शावर ले रहा होता है, तब वह अपनी वाइफ सितारा को बोलता है कि सोमा की मौत का जिम्मेदार वही है, पर सितारा उसे हौसला देती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अगली सुबह ऋत्विक को उसके इन्फॉर्मर से पता चलता है कि इलीगल मनी का कंसाइनमेंट आने वाला है और उसे उसकी लोकेशन भी मिल जाती है। ऋत्विक अपनी टीम को फटाफट अलर्ट करके लोकेशन पर पहुंचने के लिए कहता है। इधर अलोका के पापा अपनी बेटी का फुटबॉल मैच देखने आए होते हैं। तब आदिनाथ बागची को कोई आदमी चुपके से मारकर चले जाता है। इधर ऋत्विक और उसकी टीम को नमन आर्या के गार्बेज के ट्रक कहीं नहीं मिल रहे थे और जैसे ऋत्विक अपनी टीम से फोन पर बात कर रहा होता है, उस एम्बुलेंस के सायरन की आवाज आती है और ऋत्विक को उस पर शक होता है और वह अपनी टीम को एम्बुलेंस को पकड़ने के लिए कहता है और फिर ऋत्विक खुद फटाफट बाइक से एक इंस्पेक्टर के साथ एम्बुलेंस का पीछा करके एम्बुलेंस के टायर पर गोली चलाता है, जिसके बाद एम्बुलेंस का एक्सीडेंट होता है और वह हवा में घूमते हुए गिरती है। ऋत्विक को उस एम्बुलेंस के अंदर पन्नियों में लिपटे नोटों की गड्डियां पूरी एम्बुलेंस में भरी हुई मिलती है और इसके बाद एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में 1988 का सीन दिखाते हैं, जहां आर्मी के बड़े ऑफिसर्स 11 जनों की टीम बनाते हैं, जिसमें शुभेंदु मिश्रा भी शामिल थे। उनके बड़े ऑफिसर उन्हें एक मिशन के बारे में बताते हैं कि कई साल पहले जब बांग्लादेश आजादी के लिए लड़ रहा था,
तब इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पर 6 टनल बनाई थी ताकि वह बांग्लादेश की आजादी में वेपन्स देकर मदद कर सकें। वॉर के बाद वह 6 टनल बंद कर दी गई थी, मगर अब उनमें से 2 टनल इलीगल आर्म्स और ड्रग्स के लिए यूज हो रही हैं। और अब शुभेंदु और उसकी टीम को जाकर उन दोनों टनल को डिस्ट्रॉय करना था। यही उनका मिशन था ताकि वे इलीगल एक्टिविटीज को रोक सकें। इस मिशन में शुभेंदु मुखर्जी को सेकंड इन कमांड का रोल मिला था। अब शुभेंदु अपनी वाइफ को अलविदा कहकर अपने मिशन के लिए जाता है। उसके बाद शुभेंदु और उसकी पूरी टीम बांग्लादेश के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं और आतंकवादियों को मारने लगते हैं जो कि इलीगल एक्टिविटीज आम आदमियों से जबरदस्ती करवा रहे थे। उसके बाद सभी आर्मी वाले टेररिस्ट को पकड़ लेते हैं और टनल से सभी आदमियों को निकालने लगते हैं ताकि वह टनल को डिस्ट्रॉय कर पाएं। तभी टनल में एक बिस्मिल नाम का आदमी अपने भाई इलाही से बिछड़ जाता है क्योंकि वहाँ पर भगदड़ मच गई थी। तब शुभेंदु बिस्मिल के भाई को टनल के अंदर फंसा हुआ देखता है और भागकर अपने कमांडर को उस बच्चे की हेल्प करने के लिए कहता है। यह सब बिस्मिल भी देख रहा था पर शुभेंदु के सर मना करते हैं। जैसे ही शुभेंदु टनल के पास भागकर जाता है, शुभेंदु के सर टनल को बम से उड़ा देते हैं और बच्चा अंदर ही मर जाता है और शुभेंदु उस धमाके से उड़कर गिरता है। तब वहाँ पर बलवंत वीर राणा भी आकर चिल्लाता है। अब सीरीज में प्रेजेंट डे दिखाते हैं जहाँ चर्च में एक आदमी हेलमेट पहनकर आता है और एक एनवेलप लेकर चला जाता है। इधर ऋत्विक और उसकी टीम ने एम्बुलेंस को पकड़ लिया था पर वहाँ पर उस एरिया की पुलिस आकर पकड़े हुए पैसों को अपने साथ ले जाती है और ऋत्विक कुछ भी नहीं कर पाता। दरअसल ऋत्विक को वह सारे पैसे एविडेंस के लिए चाहिए थे ताकि वह उनका लिंक नमन के साथ जोड़कर उसे पकड़ सके। ऋत्विक अब अपने दोस्त से बात कर सीएम से मिलवाने के लिए कहता है ताकि वह जब्त किए हुए पैसे पुलिस से लेकर केस आगे बढ़ा सके। अगले सीन में ऋत्विक का दोस्त उसे सीएम की पार्टी में ले जाता है जहां सीएम को सारी जनता दीदी कहकर बुलाती है। ऋत्विक दीदी को मिलकर सारी बात बताता है। तब दीदी को नीचे कोई मिलने आया होता है। जैसे ही दीदी नीचे जाती है तब हम देखते हैं कि नमन आर्य दीदी से मिलने आया है, मतलब कि नमन आर्य और दीदी साथ में ही काम करते हैं। ऋत्विक के सर हिमांशु ऋत्विक को बोलते हैं, इसी कारण से तो पुलिस उनकी इन्वेस्टिगेशन के बीच अड़ंगी लगा रही थी। ऋत्विक अब दीदी से जाते हुए बात करता है। तब दीदी बोलती है कि नमन सीएम को खरीदना चाहता है और उसने उसे ब्राइब करने की कोशिश की है। तुम नमन आर्य को सीएम को ब्राइब करने के इल्जाम में अरेस्ट करो और वह उसे एम्बुलेंस के सारे पैसे और सबूत देगी नमन आर्य के खिलाफ। अगले दिन ऋत्विक बैंकों के सारे करप्ट ऑफिसर और एम्प्लॉय की टीम बनाकर उन्हें नमन आर्य की इलीगल मनी को ट्रेस करके पकड़ने के लिए कहता है, नहीं तो वह उन्हें बैंक में सारे इलीगल ट्रांजैक्शन करने के जुर्म में फंसाकर अंदर कर देगा। अब ऋत्विक अपनी पूरी टीम के साथ जाकर नमन आर्य को पकड़ लेता है पर नमन आर्य जाते हुए हीरो की तरह पब्लिक के सामने हाथ हिलाते हुए जाता है। अब हमें थोड़े टाइम पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ आदिनाथ बागची ने चर्च के प्रीस्ट को कहा था कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो ये एनवेलप ऋत्विक को पहुंचा देना, और वही हेलमेट वाला आदमी चुपके से ऋत्विक को वह एनवेलप दे देता है। उसके बाद एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों ये सीरीज बहुत ही सस्पेंस से भरी पड़ी है। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और हम जल्द ही इसके बाकी के एपिसोड एक्सप्लेन कर देंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर आपको हाल ही में आई एक बेहतरीन क्राइम ड्रामा सीरीज देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।